नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज हम करेंगे बदलती परंपराएं, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे 9वीं सदी तक कैसे एशिया और अमेरिका के अधिकांश भाग जो थे वो विशाल साम्राज्यों का विकास उसके अंदर और विस्तार हुआ था। और इन साम्राज्यों में कुछ यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारिक तंत्रों पर आधारित थे, जैसे मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य तथा उससे पूर्व आने वाले साम्राज्यों में अंतर था। यहाँ जैसे जो दिए गए 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न संस्कृतियों टकरावों की भूमिका जो थी वो निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था और जो हमेशा ही बदलावों के परिणाम स्वरूप होता था। जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में रहते थे, वहाँ पर उनका साम्राज्य जो है वो फैल जाता था। विश्व इतिहास में जो परंपराएं हैं वो विभिन्न तरीक़ों से बदलती रहती थी। पश्चिम यूरोप में 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे जो है वो विकसित हुआ था, जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। और उन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित, जैसे जो प्रयोग करते हैं, जो विज्ञान जो है वो प्रयोग करता है, तो वैज्ञानिक ज्ञान का विकास और जैसे जो लोक सेवाएं हैं उनके निर्माण, संसद विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए जैसे सरकार के संगठन पर ज्ञान विचार किया और उद्योगों व कृषि के प्रयोग से आने वाली तकनीकों में जो है वो सुधार हुआ। और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके जो है वो महसूस किए गए थे। और जैसे 5वीं सदी में पश्चिम में रोम साम्राज्य जो है वो विघटित हो गया था और जैसे पश्चिम और मध्य यूरोप में रोम साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और उपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था, जिन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र जो थे वो बहुत छोटे थे। और 9वीं सदी तक पश्चिम और यूरोप के वाणिज्य मतलब जो व्यापारिक और जो शहरी केंद्र एक्स, लंदन, रोम तथा सियाना आदि जो थे वो यद्यपि छोटे थे, फिर भी उनका महत्व जो है वो कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य में पश्चिम यूरोप के जो भाग थे उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हैं वो हुए थे। चर्च और शाही शासन में वहाँ कबीले जो थे वो प्रचलित थे और नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य यानी कि एक रूपता स्थापित करने में वो मदद करते थे। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो पश्चिमी और मध्य यूरोप की में 9वीं सदी के प्रारंभ में शार्लमैन का साम्राज्य था और उसके शीघ्र पतन के पश्चात ही हंगरी वासियों ने वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद भी नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र जो हैं वो बना करके रखे थे। जैसे फिर जो इन सभी परिवर्तनों की अंतर क्रियाएँ जो थी, जो उनके अंदर जो क्रियाएं होती रहती थी, उसके परिणाम स्वरूप ही सामंती व्यवस्था जो है वो अस्तित्व के अंदर आई थी और सामंतवाद की पहचान जो की गई थी। दुर्गों व मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि का उत्पादन किया गया था और ये भूमि मेनर के लार्डों की थी, जिस पर कृषक जो होते थे वो कृषि दास का यानी कि एक किसान दास के रूप में जो है वहाँ पर कार्य करते थे। ये वफादार होने के साथ साथ माल और सेवा प्रदान करने के लिए भी प्रसिद्ध जो जैसे वचनबद्ध होते थे, यानी कि जो उन्होंने वचन दे दिया, जो बात उन्होंने कह दी उसको वो हमेशा ही पालन भी करते रहते थे। जो राजा के सामंत होते थे वे भी इनके प्रति वचनबद्ध होते थे। और जैसे जो ये संसार बसा हुआ था उस ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान, जैसे बहुत थोड़ा ज्ञान जो औषधियाँ उस समय की थी, और निम्न जीवन प्रत्याशा जो थी वहाँ की आम बात थी। और चर्च के लोगों को व्यवहार का ऐसा
तरीका सिखाया जाता था जिससे मृत्यु के बाद भी जीवन जो है वो सहनीय बन सके। मठों का जैसे निर्माण किया गया, वहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोगों और जैसे अपने को कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देशानुसार सेवा के अंदर जो है वो लगाते थे। जैसे इसके अंदर दिया गया है कि जैसे चर्च स्पेन के वाइजेस्टियम तक के मुस्लिम राज्यों में जैसे विविधता जो थी वो तंत्र के भाग थे, और इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा दूर क्षेत्रों में फैला हुआ जो देश स्थान था वहाँ पर जो है वो धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय जो उद्यमी थे, जो मेहनती थे, वे प्रेरित होकर सामंती व्यवस्था पर और वाणिज्य और नगरों पर उनका जो प्रभाव था वो बदलता गया। और जैसे जो मुस्लिम थे वो जहाज़ों एवं पूर्व के बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, और उन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों को मुसलमानों ने आज़ाद करने की भावना से प्रेरित होकर राजाओं के साथ धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार स्थानों से संबंध मजबूत किए, और यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ। और फिर जैसे वाणिज्य विस्तार के जो अवसर थे उनसे जीवन के जो मूल्य थे वो बदलते गए, और जैसे इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता दिखाई देने लगी, और सम्मान और वेनिस वाइन जेनेटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली कानूनी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नज़रिया जो है वो प्रदान किया था। और 14वीं सदी से विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग जो थे वो मृत्यु के उपरांत जीवन की अपेक्षा कुछ इस तरह से करते थे कि जीवन जो है वो जीवन से अत्यधिक वास्ता जो है वो उनका दिखना लगा था। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखन मानव और संचार की खोज में अधिक दिलचस्पी जो है वो लेने लगे थे। तो 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा की खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दे दिया था। कई खोज यात्राएं शुरू हुई। स्पेन वासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे पश्चिम अफ्रीका के तट पर दक्षिण में जाने लगे, और इस तरह उत्तर माशा अंतर द्वीप से होते हुए वे भारत पहुँचे और यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुए। कोलंबस जो है वो भी भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया, और उसने 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर जो है वो पहुँचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज़ कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर भारत और चीन के उत्तरी मार्ग खोजने का जो है वो प्रयास किया था। तो गैर यूरोपियों की दृष्टि से यूरोपियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी जो क्षेत्र थे और जो भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे, और वे ऐसे हस्तपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बाहर की दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। तो जो एग्जैक्ट साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोप वासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने के लिए किया था, और यूरोप वासियों के साथ साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया था, और 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई थी। तो ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है? जो उस समय के दौरान यात्री आते थे और जो वृत्तांत आदि लिखते थे, जो यायावर आते थे वो वृत्तांत आदि लिखते थे। और जैसे जो कालक्रम है वो आपका पूरा ही आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर दिया गया है। आप उसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th वो हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।